करो कि हमारे पास किसी रिजिड सपोर्ट से कोई रिजिड सपोर्ट है एंड इस रिजिड सपोर्ट से ये सपोर्ट है कोई, और यहां से दो वायर्स हैंग कर रही हैं और इन दोनों वायर्स के एंड पे क्या है बेटा, इन दोनों वायर्स के एंड पे दो मेटल के सफियर लगे हैं जिनमें कुछ चार्ज भी है। ठीक है, सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, एक मेटालिक सफियर यहां है, कोई मेटल का चार्ज सफियर है और दूसरा यहां है। ठीक है, जैसे पेंडुलम होता है, बिल्कुल वही सिचुएशन है, इमेजिन कर लो। और ये गिवन है कि इन दोनों का जो चार्ज है, दोनों का चार्ज है Q। थोड़ा मैं साइज इसका बढ़ा देता हूँ सो दैट वी कैन व्यू इट क्लियरली। दोनों का चार्ज है Q और दोनों का मास है M। दोनों का चार्ज भी दिया है और दोनों का मास भी दिया है। आपको पता है कि मास के कारण क्या होगा, मास के कारण इन दोनों के पास वेट होगा, लेकिन चार्ज के कारण क्या होगा, चार्ज के कारण इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। एंड इट इज गिवन कि उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और थोड़ी देर बाद सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर चले गए एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई यहां। नाउ द सिचुएशन इज कि ये वाला जो सफियर है लाइक दिस, दूसरा सफियर यहां है, इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया और उस रिपल्शन के कारण एक दूसरे से दूर चले गए। ठीक है, और जब ये दूर चले गए तो ईच स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है बेटा यहां, ईच स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है सपोज करो, और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आपको दिख रही है ब्लैक सी, ये स्ट्रिंग यहां पर कितना एंगल बना रही है, वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, और जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है वो भी थीटा एंगल बना रही है। ऑब्वियसली थीटा सेम ही होगा क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है और दोनों का मास भी यहां सेम दिया है। चार्ज ऑफ ईच इज Q और मास कितना है दोनों का, दोनों का मास है M। अब थोड़ी देर बाद ये ऐसे रिपेल होती गई और वहां जाके रुक गई। क्यों रुकी होगी वहां जाके, कोई भी बॉडी रुक जाती है इसका मतलब नेट फोर्स 0 हो गई होगी। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है बेटा इस स्फीयर के ऊपर, देखो इस स्फीयर के ऊपर, एक तो देखो दूसरा वाला जो स्फीयर है, उस दूसरे वाले स्फीयर के कारण इस पहले वाले स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है Fe। ऑफ कोर्स दोनों का चार्ज सेम है तो इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी बेटा, दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव इन नेचर एंड ये होगी उसकी डायरेक्शन। और कौन सी फोर्स यहां इन्वॉल्व है, मास गिवन है तो इसका मतलब वेट तो होगा ही, तो अगर मास m है so what will be weight, weight will be m into g and you know the direction of weight is downward। समझ में आ रही है, डायग्राम समझ में आ रही है, वेट की डायरेक्शन कैसी होगी। हम क्या करेंगे जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत सारी जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो देखेंगे कौन कौन सी फोर्सेस हैं और उन फोर्सेस की क्या डायरेक्शंस हैं। तो ये कौन सी फोर्स आ गई नीचे, ये नीचे आ गए वेट, अभी मैं चलो W लिख लेता हूं, राइट। इसके अलावा थिंक और कौन सी फोर्स यहां इन्वॉल्व है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, क्या इन दोनों के अलावा कोई और फोर्स इन्वॉल्व है। एक तो मैंने बताया इस पहले वाले स्फीयर ने दूसरे वाले स्फीयर को रिपेल किया, एक तो ये रिपल्शन है, इस रिपल्शन के अलावा और कौन सी फोर्स यहां इन्वॉल्व होगी, वेट, और तीसरी फोर्स भी है एक, क्योंकि इन दोनों का तो रिजल्टेंट 0 आने नहीं वाला, ये दोनों तो एज पर सिचुएशन ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो 0 रिजल्टेंट कब आएगा, जब इक्वल एंड अपोजिट होंगी। तो यहां तो आएगा ना, डायरेक्शन सेम भी नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, सीधी सी बात है। तो इन दोनों का
के अलावा और कौन सी फोर्स यहाँ इन्वॉल्व है, सोचो। इन दोनों के अलावा बेटा एक फोर्स यहाँ पर भी होगी इस स्ट्रिंग में, और वो फोर्स कौन सी होगी? दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग में, किसी वायर में, किसी थ्रेड में देयर इज ए फोर्स, देयर इज ए फोर्स विच रिप्रेजेंट्स टाइटनेस, और वो फोर्स कौन सी होगी बेटा? वो फोर्स होगी, वो फोर्स होती है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ये टेंशन जो है इट इज ऑलवेज ए पुलिंग फोर्स। टेंशन से हम पुश नहीं करते, इसलिए ये टेंशन की डायरेक्शन है। एंड सी, और कौन सी फोर्स यहाँ रहेगी? ये तो टी हो गई, ठीक है, लेट मी से दिस इज टी हियर, दिस इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये तीन फोर्सेस हैं बेटा, इन तीन के अलावा और कोई फोर्स यहाँ नहीं है। अगर मैं ये जो वेट वाली लाइन ऑफ एक्शन है इसे अगर मैं एक्सटेंड करूं, डायग्राम समझो, इसी डायग्राम में सब कुछ है। ये वेट की, ये आपने पेंडुलम भी पढ़ा था बेटा लास्ट ईयर 11th क्लास में। तो यहाँ जो डायरेक्शन होगी टी की, ये इस वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी, सोचो। जितना एंगल ये वाला है उतना ही एंगल ये होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ये दोनों। देखो ये भी थीटा ही है, ठीक है, दिखाई दे रही है ना आपको डायग्राम। अब अगर हम इन फोर्सेस की बात करें, इन फोर्सेस का इफेक्ट क्या है बेटा इन तीनों फोर्सेस का? कि हमारा जो पार्टिकल है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, दीज आर द थ्री फोर्सेस, एंड अंडर दीज फोर्सेस the particle, the body is in equilibrium. I think now you can visualize कि ये क्या सिचुएशन है। इन तीन फोर्सेस के इफेक्ट के कारण, इन तीन फोर्सेस का इफेक्ट ऐसा है कि पार्टिकल जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम में है, मतलब जो नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है, दैट नेट फोर्स इज 0। ठीक है, आप पिक्चर बना लो बेटा, डायग्राम बना लीजिए। अब ये जो टी है, पहले थोड़ा सा लिख लेता हूं। चार्ज ऑफ ईच स्फीयर is q and mass of each sphere is m। ठीक है, तो थीटा एंगल बन रहा है इक्विलिब्रियम पे, ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, सपोज इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, देखो ये दोनों स्ट्रिंग्स एक दूसरे को, ये दोनों स्फीयर्स एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे, रिपेल करके ये दोनों स्फीयर्स, अगर मान लो ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया और इतनी दूर आगे, ये डिस्टेंस कितना है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मतलब जब दोनों का इक्विलिब्रियम हुआ तो दोनों इतना दूर है। कितना दूर है? x दूर है, x है उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो कौन कौन सी फोर्सेस हैं? वेरियस फोर्सेस। पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पहले वाली पिक्चर हटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ, सो लेट मी गेट रीड ऑफ दिस। दोनों का मास m, दोनों का चार्ज q, टू सिमिलर स्फीयर्स आर हैंगिंग फ्रॉम ए सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। साथ साथ में बनाते रहना ये डायग्राम। ठीक है, चार्ज ऑफ ईच स्फीयर इज q and mass of each sphere is m। Each sphere has a charge q, mass of each is m,
और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो दोनों के बीच में है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इज x और थीटा इज द एंगल, theta is the angle made by the string with vertical. कौन कौन सी फोर्सेस हैं बेटा? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी? कूलम्ब लॉ से ही निकालेंगे हम इसको। दिस इज इक्वल टू kq² बाय x²। दूसरी कौन सी फोर्स है? दूसरी फोर्स है बेटा वेट, और वेट क्या है? mg। कम टू द थर्ड फोर्स। तीसरी फोर्स कौन सी है? तीसरी फोर्स जो है वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, एज शोन इन फिगर। द फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वैसे मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी। अब जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो रिपल्सिव है, वो हॉरिजॉन्टल है, जो वेट है वो वर्टिकल है, लेकिन टेंशन तो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे है। तो ये जो टेंशन है बेटा, द टेंशन T इन द स्ट्रिंग, द टेंशन T इन द स्ट्रिंग can be resolved into two components, into two components। दिख रहे हैं बेटा ये components? One is, फर्स्ट लिख लेता हूं कौन सा कंपोनेंट है बताओ। जहां थीटा बनेगा वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। अब यहाँ थीटा तो ऊपर की तरफ बन रहा है, तो ऊपर कौन सा कंपोनेंट होगा? ऊपर होगा टी कॉस थीटा, इधर होगा टी कॉस थीटा। और बेटा इसका वर्टिकल जो इसी टी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर में होगा, ये होगा वो, बना लेना, ये होगा टी साइन थीटा। कौन से कंपोनेंट्स हैं? नंबर वन इज टी कॉस थीटा एंड नंबर टू इज टी साइन थीटा। इसको देख लो, इसमें कोई डाउट है वो डाउट पूछो, डायग्राम बनाओ अच्छे से। अब बेटा एक चीज समझना सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट में, बस यहीं से सारे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। हर एक टाइप का क्वेश्चन इन्हीं रिजल्ट्स पे बेस्ड होगा। सिंस देयर इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब देयर इज नो नेट फोर्स। जितनी हॉरिजॉन्टल, जितनी लेफ्ट साइड उतनी राइट साइड, जितनी ऊपर उतनी नीचे। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 होने के कारण बेटा देखिए टी साइन थीटा जो है, इधर देखो, टी साइन थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो आपके पास टी साइन थीटा आ जाएगा Fe, टी कॉस थीटा आ जाएगा W के बराबर, टी कॉस थीटा आ जाएगा W। लेट अस टेक दीज इक्वेशंस एज 1 and 2। पता चल रहा है बेटा? नाउ दीज आर द ओनली टू इक्वेशंस। हर एक इक्वेशन इन्हीं की हेल्प से बनेगी, हर एक क्वेश्चन इन दो इक्वेशंस की हेल्प से ही बनेगा। सो बी वेरी अटेंटिव नाउ। इनकी हेल्प से कैन वी फाइंड थीटा, थीटा का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। देखो डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से। जब आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड करोगे, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू Fe डिवाइडेड बाय W, राइट। तो आपके पास बेटा एक एक्सप्रेशन ना tan थीटा का बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाय W, विच विल बी यूज्ड लेटर ऑन। बताऊंगा tan थीटा इज इक्वल, इसे एज ए फॉर्मूला याद रख लो कि इस तरह की जब भी सिचुएशन होगी tan थीटा कितना होता है? Fe बाय W। एंड इन द सिमिलर वे अगर आपको टेंशन फाइंड करनी है स्ट्रिंग में, जब इक्विलिब्रियम है तो टेंशन कितनी होगी? टेंशन इन द स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग में टेंशन कैसे फाइंड करेंगे? हम इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायरिंग करके ऐड करो बेटा। व्हेन यू ऐड देम आफ्टर टेकिंग देयर स्क्वायर्स, तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लिखिए इसको, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर plus w square, which means that t square into sin square theta plus cos square theta is equal to fe square plus w square। तो t square आ जाएगा, sin square theta plus cos square theta will be 1, t square आ गया fe square plus w square, which means t equal to square root of fe square plus w square। ये दो मेन याद रखें बेटा रिजल्ट इस तरह की सिचुएशंस में। एक तो tan थीटा का, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इनफैक्ट इन्हीं दो के हिसाब से, इन्हीं दो के बेसिस पे हो जाएंगे। कोई नहीं भी होगा तो तब भी इन दो इक्वेशंस का यूज तो हमेशा ही होगा। हो सकता है इन दो इक्वेशंस को एज ए किसी स्पेशल केस में हमें tan थीटा की जगह sin थीटा लिखना पड़े। ठीक है, आपको पता होना चाहिए व्हेनेवर थीटा इज स्मॉल तो हम sin थीटा लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ tan थीटा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बता दो। इसी का समरी देखो एक बार, क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो देख लेंगे। ये तो हमने डेरिवेशन करके फॉर्मूला बना लिया। ये दो स्फीयर्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दीज आर हैंगिंग फ्रॉम ए सपोर्ट। इक्विलिब्रियम पे एंगल थीटा बनता है और ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन जो है ये x होती है एंड इट इज गिवन, ये एंगल थीटा है। मास ऑफ ईच इज m, चार्ज इज q, वो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ इन्वॉल्व है? एक है टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक है वेट। और हमने क्या फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि tan थीटा जो है दैट इज इक्वल टू एफ ई बाय mg, वेट mg होता है और दूसरा टेंशन का कर लिया हमने। ठीक है, वो तो अभी लास्ट में वही किया था। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर इन टर्म्स ऑफ x लिखना है या इसी एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा नहीं लिखना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ देखो, मान लो ये वाली जो हाइट है ये हमें गिवन है, ये y है। ठीक है, ये आप देखेंगे ना नीट के पुराने पेपर तो आपको मिलेगा, अबाउट 2 years बैक ऐसा एक क्वेश्चन आया था। जो वर्टिकल सेपरेशन है सपोज दैट इज y, तो इसे एज ए ट्राइंगल आप क्या यहां से देख पा रहे हैं कि ये y है, ये x/2 है और ये एंगल है थीटा। देख पा रहे हैं बेटा? और इसे बोल देता हूं मैं l, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कैन यू सी दिस? कैन यू लाइक मेक अ पिक्चर ऑफ दिस इन योर माइंड कि ये क्या सिचुएशन है? क्या यहाँ x/2 कैसे लिखा वो पता चला? ये टोटल x है तो यहां से तो x/2 ही होगा, है ना? ये y है और ये मैंने ले लिया l। l क्या मतलब? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस ट्राइंगल में देखिए tan थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा इक्वल टू, बोलो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस x/2y। तो क्या हम ये बोल सकते हैं दैट tan थीटा इक्वल टू x/2y? कैन वी से लाइक दिस दैट tan थीटा इक्वल टू x/2y? एंड बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी? इन दोनों का चार्ज हमारे पास q था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, राइट? तो अगर हम एफ ई की जगह भी ये डाल दें यहाँ, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लास्ट में भी लिख सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद, इंस्टेड ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिर्फ k लिख लो,
तब भी चल जाएगा। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है mg को मैं ऊपर रख देता हूं, इसको यहां, एंड वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या हमारा k है, सो ये आपके पास फोर्स आ गई। ठीक है, बाद में हम इस k की जगह लिख देंगे 1/4 पे एप्सिलॉन 0। तो इस tan थीटा की जगह देखिए, अब इन प्लेस ऑफ tan थीटा मैं लिखूंगा x/2y, therefore x/2y is equal to k q² by x² mg। पता चला कैसे आया, fe की जगह लिख दिया k q² by x²। अब इस x² वाली टर्म को यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आप ये लिख सकते हो दैट x³ इज इक्वल टू k q² by k q² इंटू 2y डिवाइडेड बाय mg। चलो बेटा पता, तो x क्या बना, 2k² इंटू y डिवाइडेड बाय mg पावर 1/3। देखो उसी एक एक्सप्रेशन से, tan थीटा वाले एक्सप्रेशन से, ये आपका एक रीट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हम इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे ये बोल सकते हैं कि जो x है वो किसके प्रोपोर्शनल है, बाकी सारे पैरामीटर्स देखिए यहाँ कांस्टेंट है, अगर हम y को चेंज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ, y रेज पर 1/3। x किसके प्रोपोर्शनल है, y रेज पर 1/3 के प्रोपोर्शनल है। इक्विलिब्रियम सेपरेशन जो है दोनों के बीच में वो y रेज पर 1/3 के प्रोपोर्शनल है। इसको भी नोट कर लो। अगर सेम सिचुएशन फिर से, अगर दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस x है और ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है ये y है, तो हमने अभी क्या प्रूव किया, ठीक है, अभी पिछले वाली स्लाइड में देखो लास्ट में क्या प्रूव किया हमने, भूलना नहीं फॉर्मूला, y किसके प्रोपोर्शनल है, x³ के। यहां से देखोगे अगर आप, y इज प्रोपोर्शनल टू x³ और x किसके प्रोपोर्शनल है, y रेज पर 1/x इज प्रोपोर्शनल टू y रेज पर 1/x, y 1/3 के प्रोपोर्शनल है। इसी के बेसिस पे बोल सकते हो y किसके प्रोपोर्शनल है, x³ के। सो दिस इज द सिचुएशन, दैट मीन्स जब जब x चेंज करेंगे तो y चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कैसे चेंज होगा वो रिलेशन हमने डिराइव कर लिया है। अब क्वेश्चन क्या था जो एग्जाम में था कि अगर y जब डिस्टेंस रखा हमने, y से हैंग किया, जब वर्टिकल स्पेसिंग जब y है तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है x। अगर ये वर्टिकल स्पेसिंग इन प्लेस ऑफ y/2 कर दें, ठीक है, अभी y की जगह अगर वर्टिकल जो है ये हाइट ये y/2 हो जाए, तो अभी जो डिस्टेंस होगा ये दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, कीपिंग द अदर फैक्टर्स सेम, अब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो है वो कितना होगा। देखो अभी हमें x' पता करना है, तो हम ये देखेंगे x किसके प्रोपोर्शनल है, y 1/3 के, तो x' किसके प्रोपोर्शनल होगा, पता चला। देखिए इसी प्रोपोर्शनलिटी के बेसिस पे आपके पास जो लेंथी, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा होगा तो बड़े क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, राइट। अभी आपको x' पता करना है। देखो अगर मैं इसी इक्वेशन में, वैसे मैं तो डायरेक्ट लिखता हूं, लेकिन चलो आपको मैं एक बार बता देता हूं, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है बेटा, जब हम रेशो फाइंड करते हैं, ठीक है, आई जनरली राइट इट डायरेक्टली, जब हम रेशो फाइंड करते हैं ना, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है ये इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है। आप समझ लो एक बार कैसे। सो क्या हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि जो x है दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू y रेज पर 1/3, और मैं यहां से बोलूंगा जो x' है
दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू वाई डैश 1/3, है ना। तो जब मैं डिवाइड करूंगा, मान लो मेरे को x डैश पता करना है ना, तो मैं सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ फर्स्ट से। x डैश बाई एक्स क्या निकलेगा, डायरेक्ट लिख देता मैं, y डैश बाई वाई का पावर 1/3। तो बेटा x डैश कितना निकला, x इंटू वाई डैश बाई वाई पावर 1/3। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, y पहले ये था तो अभी हाफ हो गया, तो x डैश हमने पता करना है। तो एज पर द क्वेश्चन x डैश आएगा, x इंटू वाई की जगह क्या लिखूं, y डैश की जगह y/2। तो ये y तो पहले से ही है, पावर 1/3। देखिए ये खत्म, तो x डैश कितना हो गया, x इंटू 1/2 रेज पर 1/3। सो मीन्स आपका x डैश आ गया x डिवाइडेड बाय 2 रेज पर 1/3। ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस होल एक्सप्लेनेशन, कि हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे कि इतना सिंपल है ये तो। ठीक है, बट दिस इज ए क्वेश्चन जो आई थिंक 2018 या 2017 में नीट में क्वेश्चन था। अब जेई का क्वेश्चन भी लूंगा इसी सिचुएशन पे बेस्ड। ठीक है, ये नोट करो। अब एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस वाला क्वेश्चन, एक सिचुएशन ले रहा हूं। इन एयर ये सिचुएशन है कि दो पेंडुलम एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में जो एंगल है वो है 30 डिग्री। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो हम अभी एनालाइज कर रहे थे, क्या बोलोगे थीटा कितना हुआ, जो हम थीटा लेते हैं 15 हुआ, क्योंकि हम तो वर्टिकल के साथ ले रहे थे। मतलब हमारा जो टोटल एंगल था दैट वाज 2 थीटा, बट इस सिचुएशन में 30 लिखा है, तो इसका मतलब 2 थीटा इज 30। एयर में इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो बन रहा है 30 डिग्री, दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में एट इक्विलिब्रियम। फिर इसने ये बोला कि अगर हम वाटर इंट्रोड्यूस कर दें, कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें, ये कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, नॉट नेसेसरली वाटर, कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, और अब हमने यही सेटअप, यही पेंडुलम वाला सेटअप उठा के एयर से उठा के मीडियम में रख दिया, और ये देखा या ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि जब हमने मीडियम इंट्रोड्यूस किया तो उस मीडियम में भी एंगल 30 ही रहा। ठीक है, यू कैन चेक योर बुक्स, सेम क्वेश्चन सेम डेटा ले रहा हूं मैं। तो बताओ इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। क्यों पूछा है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के आपको ये पता चल गया कि जब मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगी। सो क्वेश्चन ये है कि अब इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। ठीक है, एयर में ये था और मीडियम में ये है, इन सम मीडियम, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। कौन कौन सी फोर्सेस यहां हैं, अभी भी वही सिचुएशन है ना। देखो टेक्निकली सिचुएशन अभी भी वही है, देयर विल बी ए फोर्स इलेक्ट्रिकल इधर, वेट इधर, टेंशन इधर। और अगर हम मीडियम में देखें तो मीडियम में हम बोलेंगे फोर्स इधर, वेट इधर, और टेंशन तो इधर ही। लेकिन इसने ये दिया है कि एंगल सेम रहता है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, इन एयर tan 15, now you should know why I am writing tan 15, it is equal to F by W, this is F, this is W। जब समझना बेटा ध्यान से, जब हमने मीडियम इंट्रोड्यूस किया तो मान लेते हैं फोर्स हो गई F डैश, आपको पता है कि मीडियम इंट्रोड्यूस करने से फोर्स जो है वो चेंज हो जाती है, और वेट हो गया W डैश। वेट क्यों चेंज हुआ, हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाई वेट हैज चेंज्ड, क्योंकि मीडियम में एक अपथ्रस्ट लगती है जिससे क्या होता है वेट कम हो जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे यहाँ, बट पहले यही डायरेक्ट देखो, एयर में tan 15 कितना है F by W, एंड जब हमने मीडियम इंट्रोड्यूस किया इन सम मीडियम
in some medium, एंगल तो सेम ही है, सो आई विल अगेन राइट tan 15 इक्वल टू, अभी फोर्स हो गई है इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गई F डैश और वेट हो गया W डैश। इसके अलावा सिचुएशन बेटा ऐसे ही है, तो हम ये बोलेंगे देयरफॉर एंगल सिंस सेम रहता है तो F बाय W इज इक्वल टू F डैश बाय, अब यहां बच्चे ने क्या गलती कर देते हैं, वो बोल देते हैं F डैश तो ठीक है चेंज हो गया, वेट को वही रहने देंगे कैंसिल करके, बोले K इक्वल टू 1, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। क्योंकि इस लिक्विड के अंदर जब हमने रखा तो एक और फोर्स आएगी बेटा एग्जिस्टेंस में, कौन सी वाली याद है आपको? बायएंड फोर्स। एक अपथ्रस्ट भी एक्ट करेगी इस बॉडी के ऊपर और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण बॉडी का वेट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये वैसे गिवन वैल्यूज थी हमारे पास, मैं जनरल फॉर्मूला डिराइव करूंगा। लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक है, स्फीयर मतलब जो भी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, सपोज इसकी डेंसिटी है रो, ठीक है, और जिस लिक्विड डेंसिटी ऑफ स्फीयर, द स्फीयर विच इज अंडर कंसिडरेशन, सपोज इस स्फीयर की डेंसिटी है रो और जो लिक्विड जिसमें हमने डाला उसकी डेंसिटी है, एंड सिग्मा बी द डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की डेंसिटी क्या है? सिग्मा। तो हम बोलेंगे W किसके बराबर होगा? W इज इक्वल टू रो इंटू VG। कहां से आया फॉर्मूला? वेट होता है बेटा मास M इंटू जी, तो रो इंटू V हो गया ना वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया मास, एंड बेटा W डैश कितना होगा? W माइनस U, एंड व्हाट इज U? अपथ्रस्ट। किसके बराबर होती है ये अपथ्रस्ट अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल? W को तो हम लिखेंगे रो VG, according to Archimedes principle this upthrust is equal to weight of the fluid displaced, so sigma into Vg, पता चल गया? W डैश क्या हुआ? सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम, तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम इंटू वॉल्यूम तो उतना ही होगा, रो V इंटू जी आ गया मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, इंटू जी हो गया वेट। ठीक है, तो पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर जो वेट होता है दैट डिक्रीजेस बाय व्हाट अमाउंट? बाय एन अमाउंट इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देन बस लास्ट लाइन रह गई। ठीक है, क्या था हमारे पास इक्वेशन, क्या थी जो हमने tan 15 इक्वेट करके लाई? F बाय W इज इक्वल टू F डैश बाय W डैश। हमने W डैश को तो एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, F डैश क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ रहे हैं, वी नो दिस F डैश इज इक्वल टू this F dash is equal to F by K, और अभी हमने देख लिया W is equal to रो VG, एंड बेटा W dash क्या है? रो माइनस सिग्मा इंटू VG। तो व्हेन आई पुट द वैल्यूज, ये सारी जो इधर लिखी थी इसमें डाल दूं, F by W क्या बना? F dash की जगह क्या लिखूंगा? F by K, F dash की जगह क्या आ गया? F by K, और W dash की जगह क्या आ गया? यहां भी लिखना था दूसरी तरफ भी, W डैश की जगह क्या लिखोगे? जैसे W की जगह क्या लिखना है? रो VG, और W डैश की जगह ये F बाय K आ गया इस F डैश की जगह, दिस इज रो माइनस सिग्मा इंटू VG। बेटा ये रो कैंसिल हो गया। ठीक है, रो सॉरी VG और VG। ठीक है, यहां से F और F कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपके पास K बन जाएगा रो डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा। यू जस्ट डू इट एट योर प्लेस, अभी चेक करो क्या ये रिजल्ट आता है या नहीं आता है, फिर मैं आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बताऊंगा वर्डिंग क्या था। ठीक है, सिचुएशन समझ लो पहले ये वाली। सो बेटा हमारे पास कितना आ गया? K, सब एनालिसिस करके हमारे पास K आ गया रो डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा, एंड व्हाट इज K हियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ रहे हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि एक स्फीयर है
इस स्फीयर की डेंसिटी है 1600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसे एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसकी डेंसिटी है 800 kg। मैं उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज ले रहा हूं। उस लिक्विड की, उस मीडियम की डेंसिटी है 800 kg पर मीटर क्यूब। तो बताओ, अगर एंगल सेम रहता है तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? अभी बेटा ये अपने पास फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप इसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए याद भी रख सकते हैं। सो इट विल बी 1600 डिवाइडेड बाय 1600 माइनस 800, तो 1600 ऊपर 800 नीचे, द आंसर इज 2। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का जिसमें एंगल सेम रहा 2 है। तो दो चीजें चेंज हो रही है बेटा। आप कोई बोलेगा कि tan थीटा तो होता है F/mg, तो जब हमने मीडियम इंट्रोड्यूस किया फोर्स चेंज हो गई, तो थीटा कैसे सेम रहा? क्योंकि ये mg भी mg नहीं रहा। अगर फोर्स कम हुई है तो वेट भी कम हुआ है, इसलिए फोर्स और वेट की जो रेशियो है दैट रिमेन सेम। ठीक है, और उसी कैलकुलेशन के हिसाब से, उसी सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास k का फॉर्मूला बनता है रो डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा। ठीक है, इसको नोट कर ले, इसको समझ ले। आई विल शेयर एन असाइनमेंट विद यू इन द इवनिंग along with this video, this recording also. ठीक है, if you have anything to ask, we have 2 minutes with us.